नमस्कार, तो स्वागत है आप सबका आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज के डीएनए में हम बात करने जा रहे हैं प्रिजन इनमेट्स की कंडीशन की, और इसी के साथ-साथ हम बात करेंगे कि क्या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एमपीज़ और एमएलएज़ हैं, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी के चलते, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के चलते नहीं हो सकती? तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं डीएनए की। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट। जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। राग द्वेष, किसी से कोई ईर्ष्या जेलेसी कुछ नहीं चाहिए। तो उसी के हिसाब से ये कोट है यहाँ पे। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़, ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई हौड़, ना तो हमारा कोई कंपटीशन है। पहला कंपटीशन हमारा अपने आप से है। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। अपनी दौड़ लगा रहे हो। अगर आप एक दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगले दिन उसको 6.5 7 घंटे करो, 8 घंटे करो। सिर्फ इसलिए कि आपका दोस्त पढ़ रहा है 8 घंटे या 9 घंटे, तो आप पढ़ोगे। सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया या कुछ आपको कुछ ऐसा कर दिया जो आपको ऑफेंड कर गया, उस चीज़ की वजह से सिर्फ पढ़ोगे, तो आप अपनी कैपेसिटी का 100% नहीं अचीव कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस चीज़ को सोचो कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन अपने साथ पहला कंपटीशन होना चाहिए। जब कोई रेसलर भी होता है ना, या कोई भी बड़ी जीत हासिल की गई है, तो उस व्यक्ति की लड़ाई, उस व्यक्ति का कंपटीशन अपने आप से था। चाहे वो कोई रेसर हो, चाहे वो कोई एथलीट हो, चाहे वो कोई रेसलर हो। तो हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो पीस ऑफ माइंड चाहता है। तो कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने दो, कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से कोई होड़ नहीं। तो आगे चलते हैं। तो ये न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आज के डीएनए में हम डिस्कस करेंगे। विमेन्स कोटा बिल क्लियर्ड इन राज्यसभा एज ऑल द मेंबर्स वोट इन सपोर्ट। वीजा सर्विसेज को कनाडा के साथ में जो रिलेशन हमारा खराब चल रहा है, उसके चलते कनाडा जाने वाले हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए वीजा सर्विस को पॉज कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको एक्सप्लेन किया, उसको भी हम स्टडी करेंगे। देन आज के एडिटोरियल्स में हम इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एडिटोरियल्स को भी लेंगे, और इसी के साथ साथ सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये जो डिबेट चल रही है हमारी पॉलिटी में, कि जो कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट की गई हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था। तो जैसा कि हमारे उस समय के बीजेपी के प्रेसिडेंट और आज के होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा था कि सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड्स को डिलीट कर दिया जाएगा प्रियम्बल में से, तो वो चीज़ की तरफ ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। इम्यूनिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स फ्रॉम ब्राइबरी चार्जेस। क्या हुआ था कि पीवी नरसिम्हा राव 1993 में उनके खिलाफ एलिगेशंस लगे थे करप्शन के, पार्लियामेंट में घूस लेने के, पार्लियामेंट में ब्राइबरी के। तो उस टाइम का जो केस था वो 1998 तक चला। अब ये जो 1998 तक जो केस चल रहा था, उस केस का निष्कर्ष ये निकला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 1998 में कि पार्लियामेंटेरियंस को इम्यूनिटी है, यानी कि जो भी पार्लियामेंट में हो रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी। राइट। तो इसकी वजह से ये हुआ कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन ब्राइबरी चार्जेस ऑन एनी स्पीच और वोट इन पार्लियामेंट वुड नॉट बी लुक्ड इनटू बाय द कोर्ट। कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपको ये बता दूं, इससे डील करने वाले जो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 105 जो यूनियन पार्लियामेंट से डील करता है, और आर्टिकल 194 जो सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से डील करता है। तो इसमें इस तरह की इम्यूनिटी दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेसिडेंट को, अपनी इस ऐतिहासिक जजमेंट को दोबारा से रिकंसीडर करने की बात कही है। तो इससे क्या होगा कि अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो शिबू सोरेन की पार्टी है, झारखंड की रीजनल पार्टी है, उसके खिलाफ एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में। तो उस केस में ये चीज़ दोबारा से निकल के सामने आ रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अपनी 1998 की जजमेंट के अकॉर्डिंग काम करना होगा, या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा से रीलुक कर सकता है बदलते समय के अकॉर्डिंग। क्योंकि किसी भी इम्यूनिटी को सिटीजन के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। चाहे हम सीबीआई के पिछले दिनों बीते केस की बात करें, जिसमें कोई भी इम्यूनिटी, कोई भी तरह की परमिशन नहीं चाहिए होगी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को, जॉइंट सेक्रेटरी या उनसे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ अगर कोई करप्शन की कंप्लेंट आती है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा था 1998 की जजमेंट में कि लेजिस्लेटर्स, एमपीज एंड एमएलएज हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन ब्राइबरी चार्जेस फॉर एनी स्पीच और वोट इन पार्लियामेंट। लेकिन अब इसको दोबारा से जांचने की बात की जा रही है। तो इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मैटर को लार्जर बेंच ऑफ जजेस को रेफर किया जाएगा, यानी कि अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा दोबारा से कंसीडर किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा कि क्या इस प्रोविजन को रिविजिट करने की,
रिविजिट या रिव्यू करने की जरूरत है, राइट। तो ये चीज यहां पे हमें समझनी है कि ये जो इम्यूनिटी है ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं हो सकती। 2006 में भी पार्लियामेंट में कुछ इसी तरह का केस देखने को मिला था जिसको हम कैश फॉर वोट स्कैम कहते हैं। यानी कि कुछ एमपीज और एमएलएज ने, कुछ यूनियन पार्लियामेंट के एमपीज ने, यूपीए के एमपीज ने बीजेपी के एमपीज को ब्राइब दिया था ताकि एक पर्टिकुलर बिल की फेवर में, कांग्रेस की सरकार के द्वारा लाए गए एक पर्टिकुलर बिल की फेवर में वोटिंग हो सके। तो इस चीज का बार बार दुरुपयोग होता है। कर्नाटका में हम देखते हैं कि कुछ एमएलएज कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के पिछली सीटों पर बैठ के लेजिस्लेटिव असेंबली में पोर्नोग्राफी देख रहे थे। तो ऐसी चीजें अगर होने लगती हैं तो ये जो इम्यूनिटी दी गई है, इस इम्यूनिटी का यदि दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज ज्यादा हो रहा है और यूसेज कम हो रहा है, तो ये जो लीगल इम्यूनिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस प्रेजेंट केस में कहा है कि इसको रिव्यू किया जाएगा। तो एक अच्छा सकारात्मक, एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में ऐसे ऐतिहासिक केसेस को, ऐसे मुद्दों को जहां पे राइट टू इक्वालिटी वीजावी सिटीजन को देखा जा रहा है, राइट। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जब कोई रिक्वेस्ट जाती है सीबीआई को कि एमपीज को पार्लियामेंट में जो भी कहा गया है, एमएलएज ने जो भी कहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, सीबीआई उनके खिलाफ इंक्वायरी तक नहीं कर सकती क्योंकि पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी का मामला आ जाता है। बाकी इस केस में ये दे रखा है सीता सोरेन, जो कि शिबू सोरेन की बहू हैं, उनके खिलाफ ये मामला है क्योंकि उन्होंने ब्राइब एक्सेप्ट किया था 2012 में राज्यसभा के इलेक्शंस में किसी कैंडिडेट के लिए वोट करने के लिए, राइट, किसी कैंडिडेट की फेवर में वोट करने के लिए। तो अब होता क्या है कि राज्यसभा का इलेक्शन ओपन बैलेट इलेक्शन है। ओपन बैलेट इलेक्शन में क्या होता है कि ये पता लग जाता है कि किस एमपी ने किस कैंडिडेट के, राज्यसभा के किस कैंडिडेट के फेवर में वोट किया है। तो ऐसी प्रतिक्रिया को भी रिव्यू करना चाहिए। इस राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे कि राज्यसभा के इलेक्शन में क्या क्या सुधार लाने की जरूरत है, क्या क्या सेफगार्ड्स लाने की, क्या क्या रिफाइनमेंट्स लाने की जरूरत है। फिलहाल ये जो केस है ये डील करता है कि कैश फॉर वोट स्कैम, कैश फॉर क्वेरी स्कैम, इवन कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन यदि एमपी पूछते हैं उसका भी एक रेपरकशन होता है। आपको समझाना चाहूंगा कि अगर कोई एमपी ने गुटखा इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री के लिए कोई क्वेश्चन पूछा तो होता क्या है, टोबैको इंडस्ट्री का फायदा इसमें यह होता है, अगर किसी ने यह पूछ लिया कि तंबाकू ग्रो करने वाले, टोबैको ग्रो करने वाले किसान का क्या होगा यदि सिगरेट का रेट बढ़ा दिया जाएगा, यदि सिगरेट पे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, तो इसका अंजाम ये होगा कि कहीं ना कहीं सरकार टोबैको इंडस्ट्री पे कुछ ना कुछ रियायतें देगी। क्योंकि पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी सवाल जवाब होते हैं, उनका भी सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है और सरकार को उसके अनुसार कुछ कदम लेने पड़ते हैं। तो यदि सरकार ऐसे क्वेश्चंस के चलते लिकर इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, इनके स्पॉन्सर्ड क्वेश्चंस को एंटरटेन करती है तो इससे इंडस्ट्री को फायदा होगा। कार इंडस्ट्री के लिए अगर ये पूछा गया कि कारों की बिक्री कम हो रही है क्योंकि जीएसटी ज्यादा लगाया जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि सरकार कारों के ऊपर जीएसटी को कम करने की बात को शायद स्वीकार कर ले। और अगर ऐसा किया जाएगा तो जिस एमपी ने ये क्वेश्चन पूछा है उस एमपी को क्या मिलेगा, कैश फॉर क्वेरी, यानी कि पैसा मिलेगा क्योंकि उसने इंडस्ट्री का क्वेश्चन पूछा। तो ऐसी चीजें जब हो रही हैं, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बन चुकी है। जब एक पूंजीवादी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अगर जाते हैं तो उनके एक खतरा रहता है कि उनको ब्राइब किया जाएगा, उनको घूस दे के कुछ काम करवाए जाएंगे। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए क्या ये उचित नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे कुछ केसेस आते हैं, यदि स्पीकर की पोजीशन भी पॉलिटिसाइज हो चुकी है, स्पीकर भी निष्पक्ष जांच नहीं करते, तो ऐसे केस में ये प्रॉपर होगा कि अगर एक टाइम बाउंड मैनर में स्पीकर उस मुद्दे को नहीं सुलझाता तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाए और उस मैटर का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये किस बेसिस पे मैं कह रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के आधार पे, कि अगर लेजिस्लेचर अपने आंगन को साफ नहीं रख सकता, अगर विधानसभा या हमारी संसद अपने आंगन में ट्रांसपेरेंसी, एंटी करप्शन चीजें नहीं कर सकता, तो उसके लिए दूसरी संस्था डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए।
ये बात अलग है कि जब हमारे संविधान की रचना करने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जब आर्टिकल 105 या 194 बनाया था, तो उन्हें नहीं पता था कि कलयुग जो आएगा वो इतना घोर कलयुग आएगा कि नेता जनता के खिलाफ ही बिक जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आर्टिकल 105 है, 194 है, उसको आप नोट कर लें। अगला इंटरेस्टिंग न्यूज आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल में क्या हुआ था कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एक लगाई गई। जैसा हम हर बार आए दिन सुनते हैं कि प्रिजन रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, हमारे यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि प्रिजन इनमेट्स की जो कंडीशन है वो ओवर क्राउडेड प्रिजन्स होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो इस वजह से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस मैटर पे कुछ सुझाव दिए थे। क्या क्या सजेशंस है उनको हम स्टडी करेंगे। पहले तो आप पिक्चरों से इसको समझना कि हमारी कंट्री में क्या होता है कि किसी अंडर ट्रायल को बेल मिल सकती है, लेकिन फिर भी उसे बेल नहीं दी जाती, क्योंकि ये खतरा रहता है कि वो भाग जाएगा, या ये खतरा रहता है कि वो जो उसके प्रति जो विटनेस हैं उसके केस में, जैसे सलमान खान के केस में, वो ड्राइवर जिसने काला हिरन हत्या केस में सलमान खान को बंदूक से काला हिरन को शिकार करते हुए देखा था, उसने राजस्थान हाई कोर्ट में गवाही दी। अब अगर सलमान खान के खिलाफ ये केस है और सलमान खान को ही छोड़ दिया जाएगा, तो सलमान खान उस विटनेस को, उस चश्मदीद गवाह को थ्रेटन करेंगे, इसलिए इनको छोड़ा नहीं जाता है ना। इस वजह से अंडर ट्रायल्स की कंडीशन ये हो गई है कि वो जेलों में सड़ते रहते हैं, और इस वजह से प्रिजन्स की कंडीशन ये है कि 134% ओवर क्राउडिंग, 113% ओवर क्राउडिंग। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा जेलें कम हैं और अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स ज़्यादा हैं। इस वजह से विकसित कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम ये देखते हैं, आप यहाँ पे देखोगे कि इनको एक एंकल ब्रेसलेट या फिर कुछ ऐसी स्ट्रिप पहना दी जाती है जिससे कि इनको ट्रैक किया जा सकता है। अगर किसी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए हैं कि आप शहर से बाहर नहीं जाओगे, तो ये शहर से बाहर जाएंगे तो ये ट्रैकर जो है, जीपीएस ट्रैकर, ये बता देगा कि ये शहर से बाहर गए और इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की उल्लंघना की, वॉयलेशन की। तो ऐसी सिचुएशन में ये फ़ायदा रहता है कि इनको टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रैक किया जा सकता है, राइट। तो जीपीएस ट्रैकर्स की बात करी जा रही है हमारे इस पैनल के द्वारा कि इनको एंकल ट्रैकर्स या ब्रेसलेट ट्रैकर्स पहनाए जाएं जिससे कि इनको ट्रैक किया जा सके। तो एक तो ये सुझाव इन्होंने दिया है, राइट। यहाँ पे ये भी लिखा है कि मोस्टली किसी कन्विक्ट को यदि बेल, किसी एक्यूज्ड को, एक्यूज्ड होता है जो आरोपी है कि इसने क्राइम किया है, कन्विक्ट होता है जिसके खिलाफ चार्जेस आ चुके हैं कि और कोर्ट ने सजा दे दी है। अंडर ट्रायल को बेल डिनाई करने के पीछे 3 कारण रहते हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर में इन्फ्लुएंस और इंटिमिडेट दी विटनेस, वो चश्मदीद गवाह को थ्रेटन करेगा, उसको भड़काएगा या फिर उसको धमकी देगा, राइट, और विल ट्राई टू लीव द कंट्री, जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी और ललित मोदी भाग गए देश छोड़ के, है ना। तो ऐसे केस में अगर उनको ये ट्रैकर्स पहना दिए जाएं तो पुलिस को रियल टाइम पता लग जाएगा। अब ये बात अलग है कि हमारी कंट्री में फ़ोन चोरी हो जाता है, वो नहीं मिलता एप्पल का, यहाँ पे तो फिर कैदी है जो खुद ही भागना चाहता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पैनल का ये कहना है कि ओवर क्राउडिंग और डिलेड जस्टिस की वजह से ये एक प्रेसिंग कंसर्न बन गया है कि एक आम जन के जीवन को छोटी छोटी सी गलती की वजह से, अगर किसी एक शरीफ इंसान से छोटी सी गलती हो जाए तो वो जेल में रहता है और वो हार्डेंड क्रिमिनल बन के निकलता है, और वो काफ़ी ज़्यादा घिनौना रूप ले लेता है समाज के लिए, राइट, क्योंकि उसका करियर, उसकी पूरी लाइफ चौपट हो चुकी होती है। इसलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ सजेशंस देते हुए ये कहा है कि ओवर क्राउडेड जेल्स के लिए, ओवर क्राउडेड जेल्स को कम करने के लिए, इस ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए जो वैकेंट जेल्स हैं, जो खाली जेलें हैं, कुछ कैदियों को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, राइट। लेकिन अभी पिछले दिनों यदि आपने पढ़ा था कि एक मणिपुर में कुछ, या नॉर्थ ईस्टर्न किसी स्टेट में कुछ ऐसा हुआ है कि एक कैदी एक जेल से भागता है, दूसरी जेल में अपने साथी को मिल के आता है और फिर फरार हो जाता है ना। और भी काफ़ी दिक्कतें हैं हमारी प्रिजन्स में, मोबाइल फ़ोन वगैरह इजीली एक्सेसिबल रहते हैं, जैमर्स नहीं इंस्टॉल करे जा रहे हैं। तो काफ़ी स्टेट प्रिजन्स के बारे में आलोचना करते हुए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा कि वहाँ पे जैमर्स इंस्टॉल्ड नहीं हैं और दे वर नॉट कैपेबल ऑफ ब्लॉकिंग 4G। अब अगर 4G जैमर्स को लाने की बात करें तो वो चाइना से आते हैं, राइट।
तो ये सारी दिक्कतें जो इंडिया को देखने को मिल रही हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने ये कहा कि इनको ट्रैकर्स वगैरह पहना दिए जाएं ताकि इनको हम रियल टाइम ट्रैक कर सकें। कमेटी को ये भी कहा गया कि मोबाइल फोन्स आर वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल्स दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्मगल्ड इनटू द प्रिजन्स। तो काफ़ी बार ये प्रिजन्स में स्मगल किया जाता है कॉन्ट्राबैंड आइटम, ऐसी आइटम जो बैंड है लेकिन फिर भी स्मगल की जाती है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में पब्लिश करे, उसके अकॉर्डिंग 1300 ऐसे प्रिजनर्स हैं, 1300 ऐसी प्रिजन्स हैं कंट्री में जहां पे सेंट्रल प्रिजन, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन मिला के हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है 4,25,609 है, जबकि उनमें जो कैदियों को रखा गया है उनकी संख्या 5,54,000 है, 5,54,000 है। तो आप देखेंगे कि लगभग 1,30,000 कैदी ज्यादा रह रहे हैं, 1,30,000। तो विच शोज द ऑक्यूपेंसी कैपेसिटी ऑफ 130%, 130%। कैपेसिटी 100% है लेकिन 130% कैदी रह रहे हैं। तो इस डेटा को आप नोट कर लें। मैं इस न्यूज़ आर्टिकल से थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ और भी चीज़ें ऐड करूंगा अभी। देखो, सेक्शन 436A एक ऐसा औजार है जुडिशरी के पास में कि यदि किसी अंडर ट्रायल का कंडक्ट सही है, एक बात, यदि उसने अंडर ट्रायल वो व्यक्ति होता है जो तारीख पे तारीख के चलते, जिसको क्या होता है कि जिसके केस का फाइनल रेजोल्यूशन नहीं हो रहा, यही पता नहीं लग रहा कि वो सही मामले में जो एक्यूज्ड है वो कन्विक्ट होना चाहिए या फिर उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। राइट। अभी जैसे सज्जन सिंह हैं कांग्रेस के, हालांकि उनका काफी अहम रोल रहा था किसमें, दिल्ली के सिख रॉयट्स में 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद, लेकिन इतने साल जेल में रखने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, उनको बोला गया कि इनको एक्विट कर दिया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं कि अगर किसी कैदी का, अगर किसी अंडर ट्रायल का कंडक्ट सही है और फिर भी उसे जेल में सड़ना पड़ता है, तो सेक्शन 436 ये कहता है कि अगर किसी अंडर ट्रायल ने आधा सेंटेंस पूरा कर लिया है, अपनी आधी सजा जो उसको मिलनी थी, मान लो उसको 6 साल सजा मिलनी थी और उसने अंडर ट्रायल स्टेज में ही 3 साल पूरे कर लिए, यानी कि उसके केस का कंक्लूजन नहीं निकला फिर भी उसने 3 साल पूरे कर लिए, तो 50% सजा करने के बाद उसे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उसको पर्सनल एश्योरेंस पे छोड़ दिया जाएगा, इस गारंटी पे कि वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि वो दोबारा से ऐसा क्राइम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अंडर ट्रायल्स ही छोड़े जा सकते हैं और इसमें जो हीनस ऑफेंसेस में बुक्ड हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे रेप वगैरह में, ये सब में नहीं। लेकिन हाँ, जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, जैसे कोई ट्रेन में चाय बेच रहा था, उसने ट्रेन की चेन को पुल कर दिया, अब 6 महीने की सजा हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उसके पास 10,000 रुपये देने को नहीं है, पेनल्टी देने को नहीं है, तो उसको 6 महीने जेल में सड़ना पड़ेगा जब तक उसके केस का निवारण नहीं हो जाता। ऐसे केसेस में ये सारी चीज़ें काफ़ी कारगर हो सकती हैं कि उसको पर्सनल एश्योरेंस पे जेलर जो हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल जो हैं, वो यदि कोर्ट में अर्जी डालेंगे तो उसको भेजा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और काफ़ी हाई कोर्ट्स ने ये कहा था कि ऐसे कैदी जो छोटा मोटा पिक पॉकेटियर, पॉकेट मार है, कोई चेन काट रहा है या कुछ, उनको इस शक के चलते या इस डर के चलते नहीं छोड़ा जाता कि अगर वो दोबारा क्राइम करेंगे तो उस सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल पे या फिर उस कमिश्नर ऑफ पुलिस पे या फिर उस जज के ऊपर लांछन आ जाएंगे कि शायद जज ने पैसे लेके उसको छोड़ा होगा, और अगर वो रिपीट क्राइम करता है तो उसका पूरा ढीकरा, उसका पूरा जिम्मा जज या कंसर्न्ड ऑफिसर के ऊपर डाला जा सकता है। राइट। तो ये चीज़ों के चलते सेक्शन 436A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार गाइडलाइंस दी हैं टू डीकंजेस्ट इंडियन प्रिजन्स को, जेलों को डीकंजेस्ट करने के लिए। कमेटी अप्रिशिएटेड द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू मेक अहमदाबाद जेल भजिया हाउस कम रेस्टोरेंट कम हिस्टोरिकल गैलरी अ हेरिटेज स्ट्रक्चर, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महात्मा गांधी। तो ये भी एक चीज़ करी गई है। नाउ अगली न्यूज़ पे आते हैं, ट्रैकिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर अभी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जो सेविंग्स रेट है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का जो सेविंग्स रेट है, वो पहले मनमोहन सिंह सरकार कांग्रेस के टाइम पे 27%, 32% रेट हो गया था। ठीक है, तो देखो, ये कांग्रेस की बढ़ाई नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर इंटरनेशनली इन्फ्लेशन कम होता है और अगर इकोनॉमी को सही तरह से मैनेज किया जाता है तो डेफिनेटली लोग एडिशनल पैसा जो उनके पास बचता है उसको सेव करते हैं। मान लो किसी तुकाराम की
सैलरी है 15,000 रुपये, अगर उसका इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से 8,000 रुपये खर्चा हो रहा है, जबकि पहले उसका खर्चा 6,000 रुपये हो रहा था, तो नेचुरल सी बात है वो 8,000 खर्च कर रहा है तो वो 7,000 रुपये ही बचा पाएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा सेविंग्स रेट है, लगभग 50% का। लेकिन अभी इंडिया में जो सेविंग्स रेट चल रहा है वो 5% चल रहा है, राइट। तो इसके चलते ओपोजिशन का, विरोधी पार्टियों का ये कहना है कि ये सरकार की गलती है, राइट, कि सरकार की इन्फ्लेशन पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा है कि लोग कम पैसा सेव कर पा रहे हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी दे रखा है कि Q1 यानी कि अप्रैल से जून का जो इंडिया का जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, उसमें ये देखा जा रहा है कि नॉमिनल ग्रोथ रेट है 8%, नॉमिनल ग्रोथ रेट 8%, जबकि रियल ग्रोथ रेट है 7.8%। तो नॉमिनल ग्रोथ रेट से रियल ग्रोथ रेट इतना कम तब होता है जब इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो। आप समझ रहे हो बात को, इन्फ्लेशन अगर इतना ज़्यादा है तो रियल ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। कन्वेंशनल वे, अब राइटर इस पे ही लिखते हैं कि जो कन्वेंशनल वे होता है कंट्री के जीडीपी को असेस करने का, वो ये होता है क्वार्टरली और एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट, और उसको कंपेयर किया जाता है पिछले क्वार्टर्स के साथ में। तो क्वार्टरली फिगर्स जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज करी हैं कंट्री की परफॉर्मेंस के ऊपर, उसमें कंट्री की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा रहा है टू रिव्यूइंग अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ इट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की। मतलब इस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर वो एक रिपोर्ट आई है। लेकिन क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन रिव्यूइंग अ रिपोर्ट कार्ड एंड इंडियाज इकोनॉमिक फिगर्स इज दैट लेटर टेल्स अ फार मोर न्यूएंस स्टोरी। इंडियाज इकोनॉमिक फिगर्स एक अच्छे से स्टोरी को बयां करती हैं। कैसे? यहाँ पे देखोगे कि Q1 डेटा कवरिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रॉम अप्रैल टू जून ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, जो अभी हमारा वित्तीय साइकिल चल रहा है, उसमें अगर देखें तो 8% ग्रोथ है और रियल ग्रोथ 7.8% है। तो ग्रोथ स्टोरी ये बता रही है कि नंबर्स रिफ्लेक्ट एन अपटिक इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि ये बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर 3.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, राइट। अनलाइकली टू बी सस्टेन ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम एल नीनो। अब ये जो 3.5% की दर से बढ़ रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर यानी कि पहली तिमाही में, वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि एल नीनो फिनोमिना की वजह से एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कम होगा। और सर्विस इंडस्ट्री, जिसमें कि फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट, बेचना और खरीदना, प्रोफेशनल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, वो 12.2% की रेट से बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ बात ये भी हो रही है कि 6.5% ग्रोथ रेट रहेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन अगर हम इसको डीपली देखें, क्लोजली देखें, तो नंबर्स प्रोवाइड अ फार मोर इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रोथ। कैसे? कुछ इधर देखना। जीडीपी को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ रेट में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल चॉइसेस होती हैं। पहली सच चॉइस और डिसीजन ये होता है स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी के पार्ट पे कि रिसर्च करते टाइम इनकम अप्रोच लेनी है जीडीपी की या एक्सपेंडिचर अप्रोच लेनी है। इनकम अप्रोच ये बताती है कि जो भी नेशनल इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, लैंड, लेबर का जो वेजेस मिली, लैंड का जो रेंट मिला, क्या इन सभी चीज़ों को जोड़ना है या फिर एक्सपेंडिचर अप्रोच के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबरर को वेजेस मिल रही हैं, एम्प्लॉय को सैलरी, लैंड को रेंट और कैपिटल को इंटरेस्ट, उनको जोड़ लें और डेप्रिसिएशन और टैक्सेस को इसमें ऐड कर दें, माइनस कर दें, नेट निकाल लें और नेट फॉरेन फैक्टर इनकम निकाल लें, तो एजम्पशन जनरली ये होती है कि बोथ द मेथड्स लीड टू सिमिलर रिजल्ट्स। ठीक है, लेकिन इस बार का जो डेटा है वो ये दिखाता है कि इनकम अप्रोच के जरिए हमारी कंट्री का फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर हम सेम चीज को एक्सपेंडिचर अप्रोच के जरिए कैलकुलेट करें तो ये देखने को मिलता है एक्सपेंडिचर अप्रोच डिक्टेट्स हेडलाइन ग्रोथ टू बी 4.5% रादर देन 7.8%। ठीक है, एक्सपेंडिचर अप्रोच ये दिखाती है कि लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है। इनकम अप्रोच ये दिखाती है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी कैसे दिखेगी? समझ में आया? इतना ज्यादा गैप कैसे हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। एक और वेरिएबल जिसके ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट डिपेंड करता है वो होता है प्राइस डिफ्लेटर, यानी कि जो आपका नॉमिनल ग्रोथ रेट है वो ये दिखाता है कि ग्रोथ जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन नहीं करता, वो जीडीपी विद इन्फ्लेशन होता है। लेकिन उसमें से अगर रियल निकालना होता है तो हम डिफ्लेटर को माइनस करते हैं, यानी कि
अगर पिछले साल कोई चीज़ 100 रुपए की बनाई गई थी, उसका दाम अगर इस साल 110 रुपए हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि हमने 10% जीडीपी ग्रोथ करा है? नहीं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी है। तो इस 10 को माइनस करने के लिए डिफ्लेटर हम निकालते हैं। तो डिफ्लेटर से हमें ये पता लगता है कि कितना एक्चुअल में कंट्री ने ग्रो करा है। इस 110 रुपए कीमत में कितना उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हुई है या कितना एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। अगर पिछले साल 100 रुपए के पार्ले जी बनाए गए थे, इस बार 110 रुपए के पार्ले जी बनाए गए हैं, तो इसमें क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से कितना इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुई है, और इन्फ्लेशन होने की वजह से कितनी इंक्रीज हुई है। समझ में आया? अगर पूरी की पूरी इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हुई है, तो हमारा डिफ्लेटर 10 के 10 रुपए माइनस कर देगा और ये बोलेगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भी ग्रोथ रेट उतना ही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में भी उतना ही है और फाइनेंशियल ईयर 23 में भी उतना ही है ना? लेकिन अगर इसमें 10 रुपए बढ़े हैं और वो सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज की वजह से बढ़े हैं, यानी कि इन्फ्लेशन नहीं हुआ, तो हम ये मानेंगे कि 10% की दर से जीडीपी ग्रो हो रहा है। ठीक है? इन दिस केस इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2024 के केस में डिफ्लेशन ड्यू टू फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस रिफ्लेक्टेड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज वर्कड टू ओवरस्टेट द रियल ग्रोथ। यानी कि पिछले साल जो महंगाई है ना, वो महंगाई की वजह से ग्रोथ रेट कम था, लेकिन इस बार महंगाई कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर अप्रोच से ये दिखता है कि लोगों ने पैसे ज़्यादा खर्चे हैं। लेकिन लोगों ने पैसे ज़्यादा नहीं खर्चे, लोगों ने पैसे तो उतने ही खर्चे हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। इस वजह से ये लग रहा है कि रियल ग्रोथ रेट ज़्यादा है। जब डिफ्लेशन की वजह से पूरा पिछले साल में 100 रुपए वाला पार्ले जी अगर 90 रुपए में मिल रहा है, 100 रुपए के जितने पार्ले जी मिलते उतने 90 रुपए में मिल रहे हैं, तो ये लगेगा ना कि ग्रोथ बढ़ रहा है ना? तो इस वजह से ये लग रहा है कि ग्रोथ ज़्यादा है, जबकि है नहीं। क्योंकि इनकम अप्रोच से और एक्सपेंडिचर अप्रोच से जीडीपी में जो इतना गैप आ रहा है, वो तभी आता है जब पिछले साल में महंगी चीजें इस साल सस्ती हो जाती हैं। फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस, क्लियर? फर्दर मोर देर इज अ बेस इफेक्ट फ्रॉम कोविड-19 डी ग्रोथ पीरियड। बेस इफेक्ट है पिछले साल, जैसे कोविड-19 में क्या हुआ था, कोविड-19 के सालों में 2020 और 21 में अगर इंडिया का पोटेंशियल था $100 बिलियन की गुड्स को प्रोड्यूस करने का, तो इंडिया $70 बिलियन की गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन अब जब कंट्री सब नॉर्मल हो गया है कंट्री में, तो हम दोबारा से 100 रुपए की गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो क्या हम ये मान लें कि ये जो 30 रुपए की गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इस साल का 2023-24 का अचीवमेंट है? अरे नहीं, इसका मतलब ये है कि 2019 के साथ हमें इस ग्रोथ को कंपेयर करना चाहिए, ना कि 2020-2021 के साथ। ठीक है? तो इस वजह से भी, बेस इफेक्ट की वजह से भी ग्रोथ ज़्यादा लगती है। बेस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप पिछले साल अगर आप फेल हो गए थे, किसी से प्यार हो गया था, मान लो फर्स्ट ईयर में, होता है ना ऐसा, तो मान लो आपके फर्स्ट ईयर में 54% मार्क्स आए थे, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के चलते आपने 82% स्कोर करे थे। फर्स्ट ईयर में आपका बैंड बज गया, लेकिन सेकेंड ईयर में अगर आपका ब्रेकअप हो गया और आप पढ़ने लगे उसी को इम्प्रेस करने के लिए, उसी लव्ड वन को अच्छा दिखाने के लिए, और आप 70% मार्क्स ले आए, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा होशियार हो गए हो? अरे नहीं, आपके स्कोर को 12th स्टैंडर्ड के स्कोर से कंपेयर किया जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है इकोनॉमी में बेस इफेक्ट। तो मैंने ये कोशिश की है कि इकोनॉमी के रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स को आपको इस तरह से समझाने के लिए हम पहले कुछ 2-3 आर्टिकल्स में ही इकोनॉमी के न्यूज़ आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे और इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। शायद एक बार में आपको ये ना समझ आए, तो आप इसको दोबारा प्ले करके भी देख सकते हो, लेकिन बेस इफेक्ट ये होता है कि जब पिछले साल की ग्रोथ के मुकाबले इस साल की ग्रोथ, फाइनेंशियल ईयर 24 की ग्रोथ ज़्यादा लगने लगे, तो उसको बोलते हैं बेस रेट इफेक्ट और बेस ईयर इफेक्ट, BY इफेक्ट। आगे चलते हैं। राइटर ने यह भी कहा है कि जो ग्रोथ ज़्यादा लग रही है, उसमें यह भी देखना होगा, जो कूल्ड और इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेशन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए, वो क्या करंट लेवल पे उसको सस्टेन करने की वजह से और डेप्रिसिएशन ना माइनस करने की वजह से, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट द डॉलर ड्यू टू कैपिटल आउटफ्लो प्रेशर्स,
इंडियन रुपी जो बाहर जा रहा है क्योंकि कैपिटल आउटफ्लो प्रेशर्स हो रहे हैं, राइट। इंडियन रुपी विदेशी मुद्रा, जैसे हमने पिछले दिनों न्यूज स्टडी करी थी कि फॉरेन डायरेक्ट आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया इज गोइंग टू 3 डेस्टिनेशन, यूएस, कनाडा, 9 कंट्रीज में जा रहा है, बेसिकली 9 डेस्टिनेशन। उसमें से 2-3 टैक्स हेवन्स हैं, मॉरिशियस एटसेट्रा जैसी कंट्रीज भी हैं, ठीक है। उसमें यह भी देखना होगा जो प्रपोज्ड इन्फ्लेशन रेट है कैलकुलेटेड थ्रू कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कैन बी सस्टेन्ड एट करंट लेवल्स विद इम्पेंडिंग डेप्रिसिएशन। इम्पेंडिंग मतलब अभी इंडियन रुपी की जो डेप्रिसिएशन होने जा रही है, क्यों होने जा रही है? क्योंकि इंडियन रुपी अगेंस्ट द डॉलर घटेगा, यानी कि अगर अभी हम डॉलर के मुकाबले 75 रुपए दे रहे हैं तो हम 80 रुपए देंगे। उस वजह से जो हम बाहर से क्रूड ऑयल लेके आ रहे हैं वो इंडिया में उसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी जो इन्फ्लेशन कम हो गया है, जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी 8 है और रियल जीडीपी 7.8 है, यानी कि ये जो डिफरेंस है ना 8 और 7.8 का, ये इन्फ्लेशन की वजह से, कि इन्फ्लेशन का असर 0.2% पड़ रहा है। अब आप ये देखोगे कि इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट, रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है। मान लो ये रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन, ठीक। अब इन्फ्लेशन क्योंकि 0.2% ही दिखाई जा रही है, इस वजह से रियल जीडीपी हो गया 7.8% और नॉमिनल जीडीपी 8%, है ना। तो इस वजह से देखो कितना अच्छा चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन राइटर यहाँ पे हमें आगाह कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जो डेप्रिसिएशन रुपी का होने जा रहा है, उस वजह से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल, जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, यूरिया, फर्टिलाइज़र, उसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, तो ये इन्फ्लेशन का रेट शायद 5% भी हो सकता है। तो अगर अभी जो नॉमिनल जीडीपी 8% है, उसमें से आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर्स में अगर 5% माइनस हो जाएगा तो रियल जीडीपी कितना बचा? 3%। तो आने वाले टाइम के जो राइटर, जो सरकार ये बोल रही है कि 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है, ठीक है, इसकी जो बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी, राइटर उसको डीबंक कर रहे हैं। राइटर बता रहे हैं जागो, राइट, कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले कुछ महीनों में इंडिया की फेवर में थी, हो सकता है वो आने वाले टाइम में इंडिया की फेवर में ना हो, ठीक है। इंडिया क्योंकि नेट इंपोर्टर है, ले दे के हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ले दे के हम इंपोर्टर हैं। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंपोर्ट कंसिस्ट ऑफ क्रूड ऑयल। उसके प्राइजेस जो हैं रशिया या किसी भी कारण से कार्टेलाइजेशन, एपेक की वजह, ऑयल एंड पेट्रोल, ओपेक की वजह से, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की वजह से भी इसके प्राइजेस बढ़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में 100 पर बैरल के ऊपर भी क्रूड ऑयल जा सकता है और रुपी में डेप्रिसिएशन होगी। और ऐसा होगा तो इंडिया में, मान लो ये इंडिया है, इंडिया में आने वाली चीज़ों में इन्फ्लेशन, क्योंकि रुपी का दाम डॉलर के मुकाबले गिर गया, तो हमें हर ऐसी आइटम के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे तो उनका दाम डोमेस्टिक इंडियन टेरिटरी में भी इंक्रीज होगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ डीजल, जो कि एक प्रॉक्सी है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। डीजल इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रॉक्सी कैसे है? यानी कि अगर डीजल की खपत ज़्यादा होती है तो ये माना जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करी जा रही हैं, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हों, चाहे वो कुछ भी हो। तो ऐसी चीज़ें जब हो रही होती हैं तो फिर ये मान लो ना कि भाई कुछ हो, मतलब कि प्रॉक्सी बढ़ रही है, तो लेकिन डीजल की कंजम्पशन बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर डीजल की प्रोडक्शन बढ़ रही होती तो भी हम ये कह सकते थे कि हाँ, चीज़ें अमेजन के ऑर्डर, जोमेटो के ऑर्डर या कुछ भी ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े ट्रकों में डीजल यूज़ होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होने वाले फ्यूल डीजल की डिमांड में कमी देखने को मिल रही है, तो ये एक और इंडिकेटर है जो ये बताता है कि आने वाले समय में जो जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा आया है वो हो सकता है कि उतना अच्छा ना आए। तो आज इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में एक और चीज़ को भी समझेंगे। गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू होता है फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, वो वीकेन हो रहा है ओवर द प्रीवियस क्वार्टर, वाइल द इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग। यानी कि जीएसटी जैसे जो टैक्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस की, चाहे वन डे एग्जाम की, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ और एग्जाम्स भी देते रहते हैं और देने भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चीज़ें ठीक है कि और एग्ज़ाम निकल जाएगा तो थोड़ा एक सिक्योरिटी भी रहती है, बट प्राथमिकता आप यूपीएससी को ही, प्रायोरिटी आप यूपीएससी को ही दे के चलें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है
कि जब इकोनॉमी में, मैंने आगे चार्ट भी डाला हुआ है, यहाँ पे देखोगे इसकी शेप आपको के टाइप की दिख रही होगी। के शेप्ड रिकवरी क्या होती है? जब चीज़ों के या कंट्री में जीडीपी ग्रोथ गिरने के बाद फिर दोबारा से उठने लगती है। आप देखोगे इसकी शेप आपको के की तरह नज़र आ रही होगी, ठीक है? मतलब एकदम से के तो नहीं बनेगा, चीज़ों के दाम गिरे, उसके बाद उठने लगे, कुछ चीज़ों के दाम उठ गए और कुछ के नहीं उठे, कुछ सेक्टर्स जो हैं वही ग्रो कर रहे हैं, ठीक। अब इनकम टैक्स में गिरावट ये बताती है, इनकम टैक्स में गिरावट ये बताती है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है ना, जो वेजेस एटसेट्रा सैलरीज वगैरह ग्रो कर रही हैं, लोगों को उससे ज़्यादा कमाई नहीं हो रही कुछ सेक्टर्स में। तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर टैक्स रेट में म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल रही है इन एन इकोनॉमी बूस्टेड बाय सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, तो सर्विस इंडस्ट्री में तो ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि सर्विस सेक्टर का जीडीपी पीछे जो हमने देखा वो ग्रो कर रहा है। कितना ग्रो कर रहा है? वो ग्रो कर रहा है आपका 12% से, राइट। अब वो अगर 12% से ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो आप के का ऊपर की डंडी देख रहे हो, ये वाली जो ये है, ये जा रही है सर्विस सेक्टर की वजह से, राइट। और ये जो बाकी की चीजें हैं उसमें उतना अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिला, ठीक है। अब यहां पे लिखा है इनकम स्ट्रीम फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव माना जाता है, ठीक है, लेकिन रिग्रेसिव मतलब जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको प्रोग्रेसिव बोलते हैं हम, क्योंकि उनसे उनका जो इम्पैक्ट होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स प्रोग्रेस करता है, यानी कि इंक्रीज करता है। जिसकी इनकम ज़्यादा उसे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन सबके ऊपर बराबर होता है, इसलिए उसको रिग्रेसिव बोलते हैं। तो राइटर का ये कहना है कि डायरेक्ट टैक्सेस से यदि पैसा कम कलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन गरीब आदमी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, उसकी कमर तोड़ रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट एंड पर्सनल टैक्सेस ज़्यादा ग्रो होने चाहिए थे और इनका ग्रोथ नॉमिनल ग्रोथ रेट के अराउंड होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लोजली देखें तो नॉमिनल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन इनकम टैक्स में ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। नॉमिनल ग्रोथ अगर ज़्यादा बढ़ रही है और इनकम टैक्स की ग्रोथ म्यूटेड है, कम है, इसका मतलब क्या है कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, बल्कि चीज़ों के दाम कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। दिख रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, परसीव हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। तो अब इस वजह से नैरोइंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंडिकेट फोर्स्ड ऑस्टेरिटी मेजर्स, यानी कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो नैरो हो रही हैं वो ये इंडिकेट करती हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स, यानी कि खर्चा कटौती मेजर्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना चाह रही है, ठीक है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स का नैरो होने का मतलब ये है ऑस्टेरिटी मेजर्स, खर्चे की कटौती। अब सरकार के पास खर्चा, यदि आमदनी कम हो रही है तो खर्चा भी कम होगा। ऑस्टेरिटी मेजर्स मतलब अगर कोई आईएएस ऑफिसर पहले बिजनेस क्लास से ट्रेवल करता था, उसको बोला जा रहा है कि आप नॉर्मल इकोनॉमी क्लास से ट्रेवल करो। अगर कोई सरकारी मीटिंग पहले होटल में होती थी तो अब उसमें उनको बोला जाएगा कि क्योंकि देखो टैक्स रेवेन्यू कम है तो तुम अब सरकारी बिल्डिंग में ही मीटिंग कर लो, चाय पे कर लो, कॉफ़ी मत पियो, चाय पियो। चाय समझ रहे हो ना, राइट। तो वो चीज़ें हो रही हैं। हाँ, वो अलग बात है कि G20 में हर रोड को 4 बार बनाया गया है G20 समिट से पहले, वो चीज़ें ठीक हैं, वो तो स्टाइल है, आदमी का स्वैग है। नाउ therefore, the growth in financial year 2024 stemming from the government expenditure seems to be a pipe dream। यानी कि ये जो 6.5% का खुली आंखों से देखा जा रहा है ना, ये अपना नहीं है, ये सिर्फ सपना है, राइट। तो न्यूएंस्ड अप्रोच के जरिए मेटिकुलस एनालिसिस अगर हम देखें Q1 के फाइनेंशियल ईयर 24 का, तो ये समझ में आता है रिपोर्टेड ग्रोथ नैरेटिव माइट बी समवट ओवर एम्बेलिश्ड। डाइवर्जेंस इन ग्रोथ फिगर्स जो देखने को मिल रही है इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच से, वो ये दिखाती है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी मतलब तालमेल नहीं बैठ रहा। इसके चलते एक और फंडामेंटल क्वेश्चन रेज होता है कि प्रोमुलगेटेड ऑप्टिमिस्टिक जो प्रोलॉन्ग्ड जो ये फैलाया जा रहा है नैरेटिव, ये क्या सही भी है या नहीं, ठीक है। अंडरपिनिंग्स ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी न्यूएंस्ड बाय इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट एंड फ्लक्चुएशंस इन टैक्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स सिग्नल्स अ कॉशियस ट्रेजेक्टरी, यानी कि हमें सतर्कता से चलना होगा। जो नई ग्रोथ स्टोरी का फैलाया जा रहा है तांडव, ये सही में इन्फ्लेशनरी
चीज़ों को एडजस्ट करने की वजह से, इन्फ्लेशन में कटौती देखने की वजह से, और जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं टैक्स रेवेन्यू में बार बार, वो ये दर्शाती हैं कि हमें सतर्कता से चलना होगा। तो ये था इस एडिटोरियल में। अब ग्रीन क्रैकर्स की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल के जो हमारी न्यूज़ है उसमें ये कहा है कि आज के न्यूज़पेपर में अपीयर हुई है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में क्रैकर्स के ऊपर बैन लगाया जाएगा। ठीक है, आज ऑर्डर इस पे आ सकता है, हो सकता है आ भी गया हो। तो इसके संदर्भ में ग्रीन क्रैकर्स में क्या क्या केमिकल्स यूज होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ग्रीन क्रैकर्स यूज ऑल्टरनेटिव केमिकल्स सच एज पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम एंड बेरियम। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम यूज होता है ग्रीन क्रैकर्स में इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम एंड बेरियम, एज वेल एज कार्बन इंस्टेड ऑफ आर्सेनिक एंड अदर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। रेगुलर क्रैकर्स ऑल्सो प्रोड्यूस, रेगुलर क्रैकर्स में 160 से 200 डेसिबल का साउंड भी प्रोड्यूस होता है, जो कि बाकी के जो फ्लोरल एंड फॉनल स्पीशीज़ हैं, फॉनल खासकर जो पंछी हैं रात में सो रहे होते हैं वो सो नहीं पाते, ये सारी चीज़ें, कितनी सारी बर्ड्स मरी हुई पाई जाती हैं शाम में, रात में, सुबह अगर हम उठते हैं दिवाली के बाद, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स में साउंड कम प्रोड्यूस होता है, 100 to 300 130 डेसिबल्स। तो ये केमिकल्स हैं। और भी केमिकल्स आप देखोगे, जो कलर स्पार्कल्स हम देखते हैं इसमें क्रैकर से निकलता हुआ, रेड कलर होता है स्ट्रॉन्टियम की वजह से, स्ट्रॉन्टियम सॉल्ट्स की वजह से, स्ट्रॉन्टियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्टियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्टियम सल्फेट। ऑरेंज कलर जो हम देखते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो आपको ऑरेंज के नाम पे कैल्शियम याद रखना है, रेड के नाम पे स्ट्रॉन्टियम, येलो सोडियम, सोडियम नाइट्रेट, क्लोरेट, क्रायोलाइट, ये सब। पर्पल कंबाइंड कॉपर। तो कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि क्रैकर्स में और ग्रीन क्रैकर्स में क्या डिफरेंस है। ये मेंस के लिए भी चीज़ बन जाती है और प्रीलिम्स के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए और चीज़ें बताना चाहूँगा। पेसो क्या है? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। रीज़न इज़ ऑब्वियस कि तुम लोग फिर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, गूगल करोगे मिल जाएगा सब कुछ। पहले एक ज़माना था कि इंडिया ईयर बुक खोल के देखना पड़ता था। प्रोडक्शन आफ्टर दे आर अप्रूव्ड बाय पेसो। तो ये प्रीलिम्स के लिए ये डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीन क्रैकर्स तभी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जब पेसो ने, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के चलते भी इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, और लोकलाइज जो दिल्ली में पॉल्यूशन देखा जाता है उसके चलते भी। बीइंग डेवलप्ड बाय CSIR, ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो आपको यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि CSIR के अंडर आता है नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दे हैव अ केमिकल फॉर्मुलेशन दैट प्रोड्यूसेस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्रीन बिकॉज इनको ग्रीन क्रैकर्स क्यों कहा जाता है? इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जिस वजह से एमिशन लेवल एब्जॉर्ब हो जाता है पानी में ही। ठीक है, जैसे क्रैकर्स में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो धुएं को, स्मोक को वहीं पे ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इज बेसिकली अ लाइट एंड साउंड शो दैट प्रोड्यूसेस लोअर एमिशंस। तो यहाँ पे लाइट का शो ज़्यादा है, साउंड का कम। प्रोमिसेस 30 to 35% रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर। लेकिन दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स भी अलाउड नहीं है, ये भी बताना चाहूँगा। ठीक है, तो 4 से 5 साल में ये अवेलेबल होंगे। अभी तो ये डेवलपमेंट वगैरह थोड़ा फास्ट पेस हो गया है। बिजली क्रैकर्स दैट एलिमिनेट द यूज ऑफ ऐश एज डेसिकेंट। तो बिजली क्रैकर्स, ये सारा द टर्म बिजली क्रैकर वाज इन न्यूज़, इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। अनार और फ्लावर पॉट मेड यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल दैट कैन रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर बाय 40%। अब अगली न्यूज़ पे आते हैं। चाइना, यूएसए और इंडिया एब्सेंट पाए गए यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट एम्बिशन समिट में, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन एमिटर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वजह से इन्होंने सोचा कि जाना गलती है, वहाँ पे जाओ ही मत, होमवर्क नहीं किया तो स्कूल क्यों जाओगे। चाइना, यूएस एंड इंडिया कलेक्टिवली दे अकाउंट फॉर अबाउट 42% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ये टॉप 3 एमिटर्स हैं इन दैट ऑर्डर। सबसे पहले चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया। तो रन अप टू द समिट 100 heads of the states had written in response to a call from the United Nations Secretary General। यूनाइटेड नेशन ने, सेक्रेटरी जनरल ने पिछले दिनों ये कहा था कि हम क्या बनते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग से कई गुना बढ़ के डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को, तो उसे रोकने की ज़रूरत है। ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 34 स्टेट्स एंड 7 इंस्टीट्यूट्स वर गिवन द फ्लोर ऑन द डे ऑफ द समिट। तो ग्लोबल ये जो समिट है, क्लाइमेट एम्बिशन समिट,
तो इसमें 34 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और 7 इंस्टीट्यूशंस को मौका दिया गया बोलने का। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ऑल द मेन एमिटर्स एंड नोटेबली ऑल द G20 गवर्नमेंट्स वुड बी आस्क्ड टू कमिट टू प्रेजेंटिंग बाय 2025 मोर एम्बिशियस इकोनॉमी वाइड नेशनली डिटर्मिन्ड कमिटमेंट्स। तो इनको इनके G20 कंट्रीज़ के ऊपर और मेन एमिटर्स के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि आप नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेके आइए 2025 तक, ताकि 2030 के टारगेट्स को अचीव किया जा सके, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एमिशन के टारगेट्स कितने हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, 30 to 33%। एग्जिस्टिंग जो टारगेट्स हैं फर्स्ट नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इंडिया की, अगर हम बात करें तो 33 से 35% ऑफ GDP। यानी कि यदि हम 2005 में 100 रुपये कमाने के लिए 100 kg कार्बन 100 ml कार्बन हम कंज्यूम कर रहे थे, तो अगले बार हम 65 ml या 65 kg कार्बन कंज्यूम करेंगे या ग्रीन हाउस गैसेज कंज्यूम करेंगे। 30 से 35% कम करेंगे इसको। इंडिया ने जो अभी अपडेट किया है 2022 में, इंडिया ने ये कहा है कि 2005 में यदि हम $100 GDP कमाने के लिए 100 kg या 100 ml ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हम कंज्यूम कर रहे थे, तो अब हम 65 के बजाय 55 ml ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे से इंडिया अपना जो नेशनली डिटर्मिन्ड कमिटमेंट है, ये बाइंडिंग नहीं है, इंडिया इसको बढ़ाते हुए चल रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रेस क्या है, 24% रिडक्शन देखने को मिला है 2016 में ही, थैंक्स टू सोलर मिशन एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडिया इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब निर्मला सीतारमन ने अपने आप को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि पॉल्यूशन की, लोगों की जो सेविंग्स रेट कम हो रही है वो इस वजह से कम नहीं हो रही। देखो, किसी भी कंट्री में अगर खर्चा ज़्यादा होगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझानी पड़ेगी दोबारा से। यहाँ पे समझो कि अगर मेरी इनकम यानी कि वाई, इनकम को वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये है, वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंजम्पशन कितनी है, अगर 9,000 रुपये कंज्यूम ही हो जा रहे हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँगा। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, अगर 10,000 कंज्यूम हो गए, हमारे केस में पता है क्या हो रहा है, 9,500 रुपीज़ कंज्यूम हो जा रहे हैं, यानी कि 500 रुपये ही सेव हो पा रहे हैं और इन्वेस्ट और भी कम हो पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की तो भूले से नाम ला लो यार का, वो वाला काम हो रहा है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट की तो नाम ही मत लो। सेविंग्स रेट का कम होना ये दर्शाता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है या फिर लोगों के पास आमदनी कम हो गई है, यानी कि कोविड के बाद लोगों का जो इनकम लेवल गिरा था उस वजह से लोग लोन लेके कर्जा चला रहे हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या होती हैं, उन्होंने क्या कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जो क्रिटिकल वॉइसेस आ रही हैं कि हाउस होल्ड सेविंग रेट गिर रहा है। आपको ये बता दूं, कांग्रेस के ज़माने में सेविंग्स रेट होता था 32% और 27 से 24% होता था इन्वेस्टमेंट रेट। लोग जो पैसा सेव करते हैं 32%, अगर उन्हें 100 रुपये मिल रहे थे तो वो 68 रुपीज़ खर्च के 32 रुपीज़ सेव कर रहे थे। और सेविंग को बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। जितनी ज़्यादा कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है उतना ज़्यादा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, GDP होगा, फिर उससे इनकम और बढ़ेगी, फिर और उसका सेविंग्स रेट और बढ़ेगा। लेकिन 2014 में आए सतयुग के बाद इसका उल्टा ही हो रहा है, राइट। तो RBI का डेटा ये कहता है, RBI को भी पता नहीं क्या पड़ी थी इस टाइम पे डेटा रिलीज करने की। G20 मनाओ, नई पार्लियामेंट में प्रवेश हो रहा है वो मनाओ, विमेन रिजर्वेशन बिल के चलते सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सरकार की छवि अच्छी हो सके, लेकिन RBI के डेटा ने पूरी पोल खोल के रख दी। फाइनेंशियल सेविंग रेट 5.1% ऑफ GDP होना ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्रिटिक्स का ये कहना है 1976 के 7 के बाद 7.2% के बाद पहला ऐसा ये साल है 2022-23 जिसमें GDP का सिर्फ 5% ही इंडिया सेव कर पा रहा है। तो इन्वेस्ट क्या करेगा इंडिया, राइट। और ये बात भी ठीक है, एक टीचर की हैसियत से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखो, हमारे यहाँ लोन कल्चर आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर गलत नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि लोन और क्रेडिट कार्ड कल्चर के चलते लोग अब आशावादी हो गए हैं, लोग अब कंज्यूमर्स हो गए हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि लोगों के पास LED टीवी,
मोबाइल फ़ोन सारा कुछ है, लेकिन हमारी कंट्री अभी उतने लेवल पे नहीं पहुंची। हमारे यहाँ लोग क्या हैं, एस्पिरेशनल हैं, मिडिल क्लास है, जिसको मोबाइल फ़ोन चाहिए, एप्पल चाहिए, ईयरफोन्स चाहिए, आई वॉच चाहिए, कार चाहिए। इस वजह से सेविंग्स रेट कम हो रहा है। अगर ऐसा इंडिया में होता तो फिर यार ग्रोथ रेट तो बढ़ना चाहिए था। मतलब समझ रहे हो, ग्रोथ रेट भी नहीं बढ़ रहा फिर तो। अगर लोग खर्चा करेंगे तो किस पे करेंगे? इंडिया में ही करेंगे ना, पाकिस्तान से थोड़ी खरीद रहे हैं हम चीज़ें, राइट? तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का डेटा तो कुछ नहीं दिखा रहा है ऐसा कि हाँ ऐसा कुछ पॉजिटिव हो रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं तो झोल है, राइट? कहीं ना कहीं दिक्कत है कि लोगों की इनकम गिर रही है। अगर कंजम्पशन बढ़ रही होती, अगर लोग क्रेडिटर्स हो गए हैं, लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहे हैं, तो वो कंजम्पशन डेटा में बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर डेटा में बढ़ेगा, जो कि हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि वो भी नहीं बढ़ रहा, राइट? तो ये इस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स को समझना है। व्हीकल लोन्स हैव बीन ग्रोइंग एट डबल डिजिट्स, राइट? लेकिन लोन बढ़ रहे हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन व्हीकल बिकती हुई नहीं दिख रही। हो सकता है ना कि लोग एग्जिस्टिंग व्हीकल पे दोबारा से लोन ले रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। समझ में आया? हाउसिंग के लिए लोन बढ़ रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। हो सकता है एग्जिस्टिंग घर पे लोन लेके, क्योंकि जॉब से पहले जो खर्चे थे, जो पहले फाइनेंशियल लाइबिलिटीज थी, उनको निभाने के लिए लोन लेके खर्चा चलाया जा रहा हो, राइट? तो ये था हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू गाइस, बाय बाय। इसी तरह से आप पढ़ते रहो, अपनी एक नोटबुक लगा लो। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप नोटबुक वगैरह लगा लोगे तो उससे ये होगा कि ये चीज़ों को धीरे धीरे से आप पढ़ते जाओगे और आपका अच्छा खासा नोट्स का कंपाइलेशन हो जाएगा।